हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बीच में यहाँ पर फिलहाल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वाला टॉपिक छोड़ दिया गया है बिकॉज 2021 एग्जाम के लिए वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आगे बाद में ज़रूर पढ़ाया जाएगा इस क्रैश कोर्स के बाद, क्योंकि टॉपिक्स तो हमने सारे कंप्लीट करने ही हैं। इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा दिया था जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, बट वो आपको प्रिपेयर नहीं करना, जो इससे पहले वाला वीडियो है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, जो सेल आप लगाते हो सर्किट में या जो बैटरी लगाते हो सर्किट में, उस बैटरी का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल, देखो, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। सेल भी तो किसी मटेरियल से बना है, उसकी मेटेलिक बॉडी है, उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इन सब चीज़ों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जब सर्किट कंप्लीट होता है, तारों से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जब सेल में से पास होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में से पास होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, तो वो उनको रोकता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी बड़े बड़े आयंस हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खर्च होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे कौन रहा है? सेल ही तो दे रहा है। तो सेल को अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। समझ में आई बात? तो सेल का जो खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या दें, मतलब इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the electrolyte. It is the resistance basically offered by the cell, but और डिटेल में अगर लिखना हो तो it is the resistance offered by the electrolyte to the flow of electrons. किसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? to the flow of electrons. कहां फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? between its electrodes. अपने इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सेल का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन्स को जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देखो, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही तो इलेक्ट्रॉन्स ने पास होना है, और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से वो टकराएंगे। अब आयंस का साइज बड़ा है, छोटा है, आयंस टाइटली पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना? तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिख ले बच्चों। इट यहां पर क्या है? इट यहां पर है इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, आयंस की भीड़ भाड़ उतनी ज़्यादा होगी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन का पास होना मुश्किल होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the distance between the electrodes. It is directly proportional to the distance between the electrodes. इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को, है ना? तो उतना ज़्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस। नंबर 3, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके आयंस उतने दूर दूर होंगे, जगह ज़्यादा मिलेगी, आयंस के बीच में इंट्रैक्शंस कम होंगी, है ना, थोड़ा बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, खुल जाएगा थोड़ा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आओ उसको डिस्कस करते हैं। मान लो यहां पर एक सिंपल सा सर्किट है, ये उस सर्किट का रेजिस्टेंस है R, ये इस सर्किट में हमने सेल लगाया बच्चों, और ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो दिस रेजिस्टेंस इज सपोज स्मॉल r, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल, दिस स्मॉल r इज पार्ट ऑफ द सेल, राइट। ये जो है ये सेल का पार्ट है, लेकिन हम कैसे दिखाते हैं इसको, सेल के साथ सीरीज में अलग से बना के दिखाते हैं। याद रखना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो सीरीज में हो सेल के साथ। सो दिस होल इज अवर सेल, दिस इज द सेल, ये ठीक, ये पूरा हमारा सेल है। इस सेल का ईएमएफ है मान लो E, एंड यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है V। तो आप सोचो यहां से लेकर यहां तक तो कोई कंपोनेंट नहीं है, यहां से लेकर यहां तक भी कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। बट ठीक रुको, अभी उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप जरा यहां पर देखो, जब आपने सेल को वायर से कनेक्ट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया, अब सेल जो है वो रेजिस्टेंस अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया उसके अंदर। मतलब आपने जब स्विच ऑन, मान लो इसमें एक स्विच था, हमने ऑन कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सेल में लगा के, अब इस रेजिस्टर के थ्रू और इन वायर्स के थ्रू करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी पास होंगे, तो सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको ओवरकम करने के लिए वो कुछ एनर्जी तो खर्च करेगा, हाँ। जैसे सेल का ईएमएफ जो है वो E है, मान लो ये है 10 वोल्ट, मान लो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है जूल पर कूलम, जिसका मतलब है दिस सेल इज डिजाइंड टू गिव 10 जूल एनर्जी टू 1 कूलम चार्ज, है ना, कि इसको तुम किसी भी सर्किट के एंड्स में लगा दोगे तो 1 कूलम के चार्ज को 10 जूल एनर्जी मिलने लगेगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी सेल को अपने ऊपर खर्च करनी पड़ेगी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। जैसे मान लो इसमें से, ये तो ईएमएफ हो गई सेल की, है ना, इसमें से उसने 0.5 जूल पर कूलम खर्च कर ली अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इतना खर्च हो गया, तो ये एक्सटर्नल सर्किट को तो नहीं मिलेगा। तो एक्सटर्नल सर्किट के लिए जो बचता है बच्चों, उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज 9.5 वोल्ट, या फिर मुझे पूरा डिटेल में कहना चाहिए 9.5 जूल पर कूलम, जो एक्सटर्नल वाले के लिए बचेगा। और ये सिर्फ सेल के नहीं लिए, हर मशीन के लिए ट्रू है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन। अब अगर मैंने खाना खाया, खाने से मेरी बॉडी को 100 जूल एनर्जी मिलती है, मान लो मैंने कोई चीज खाई और उस चीज से बॉडी को 100 जूल एनर्जी मिलती है, तो क्या मैं उस 100 जूल एनर्जी को सिर्फ अपनी एक्सटर्नल एक्टिविटीज में लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता ना। उस इंटरनल एनर्जी, उस 100 जूल इंटरनल एनर्जी का, उस 100 जूल एनर्जी का कुछ हिस्सा मेरी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज को चलाने के लिए भी तो खर्च होगा। मेरी हार्ट बीट है, ब्लड फ्लो है, ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें से मान लो 10 जूल तो उसमें लग गया, तो 90 जूल मैं यूज कर सकता हूं, वो 10 जूल अंदर खर्च हो गया, वो मैं यूज नहीं कर सकता। वही यहां पर हो रहा है। ईएमएफ तो वो है, ईएमएफ तो वो है जितने के लिए, जितना देने के लिए सेल डिजाइंड है, लेकिन सेल उतना देता नहीं है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए खर्च हो जाता है। तो जितना वो एक्चुअली दे पाता है सर्किट में, उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात? तो यहां पे कितना ड्रॉप हुआ, देखो करंट कितना होगा इस सर्किट में, करंट होगा इसमें, हमने कितना ईएमएफ लगाया, E बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर इस साल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कोर्स में नहीं है, पर 10th में तो पढ़ा है,
सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2, तो ये दोनों सीरीज में है ना। देखो मैंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे सीरीज में। तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो मतलब ये आई आर क्या है, इसमें ये जो करंट आ रहा है आई आर जो यहां पे ड्रॉप हुआ यही तो वी है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना। और ये क्या है, ये जो यहां ड्रॉप हुआ है, ये जो यहां ड्रॉप हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस पे, तो सिंपल सी बात है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या मतलब है कहने का कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना बचा उसके पास, जितना ईएमएफ था सेल का माइनस जितना इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो गया। ये V ही तो है, I इंटू आर, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो गया, तो E माइनस आई आर दैट इज V। तो V को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, V को अगर मुझे डिफाइन करना हो, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सो पॉट नहीं, पॉट मतलब पोटेंशियल, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस तो लिख दिया भैया, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन क्लोज्ड सर्किट, है ना। जब हमने बटन ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया इन अ क्लोज सर्किट, दैट इज क्लोज सर्किट का मतलब क्या, दैट इज when some current is being drawn from the cell। जब सेल से कुछ करंट जो है वो हमने ड्रॉ किया यानी क्लोज सर्किट में, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अच्छा, व्हाट इज ईएमएफ देन, वो तो आप यहां से डिफाइन कर दो, वह आप ईएमएफ को यहां से डिफाइन कर दो कि अगर इधर लिख लेते हैं, व्हाट इज ईएमएफ, मतलब हाउ टू डिफाइन ईएमएफ। ईएमएफ आपकी इस इक्वेशन से डिफाइन हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन में आई को हम रख दें 0, आई को 0 रखा तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E। तो सिंपली EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन डिफाइन EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ कर ही नहीं रहे हो, वो कब पॉसिबल है, जब स्विच ऑफ हो यानी ओपन सर्किट में, है ना। सो EMF of a cell is equal to the potential difference between the two terminals of a cell when in an open circuit, है ना, in an open circuit, that is when no current is drawn from the cell। ठीक भाई, डेफिनेशन जरूरी है। अब सीबीएसई का पेपर देना, हमने कोई उसमें एमसीक्यू थोड़ी करने की, सॉल्व किया और जयराम जी की, उसमें हमने करना है थ्योरी। डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, ग्राफ भी पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब लिखवाना पड़ेगा। ठीक, ओके। और देखो इससे क्या रिलेशन बन सकते हैं, इससे क्या रिलेशन बनेगा, यहां से ना हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो आगे हमें यूज करना है। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, तो आर क्या होगा,
आर होगा ई माइनस वी बाय आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और इसका फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू आर, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाय आर, तो R हो जाएगा E माइनस वी, I की जगह क्या लिखेंगे, V बाय आर, R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी बाय V, ये R गया ऊपर, तो स्मॉल r इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, समझ गए? ओके। अब देखो जरा, कुछ ग्राफ्स हैं, 3 ग्राफ्स हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस पार्ट में से आता है, तो उन ग्राफ्स को हम लोग डिस्कस करें और उसके बाद एक क्वेश्चन करें उन पे बेस्ड। बट उससे पहले एक चीज और समझ लें हम, इक्वेशंस ऑफ चार्जिंग। ये समझना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस ऑफ चार्जिंग। इक्वेशंस ऑफ चार्जिंग क्या बच्चों, देखो ये वाला जो केस है, ये है डिस्चार्जिंग का। जब भी सेल यूज हो रहा है वो डिस्चार्ज ही तो हो रहा है ना, सेल खत्म ही तो हो रहा है धीरे धीरे, सो वो डिस्चार्ज हो रहा है। सो ये वाली जो भी हमने इक्वेशंस बनाई हैं, ये तब की हैं जब सेल यूज हो रहा है सर्किट में। सो दीज आर ऑल द इक्वेशंस ऑफ डिस्चार्जिंग। अब आप सेल चार्ज भी तो करते हो, जैसे आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, या पेंसिल सेल जो है वो भी चार्जेबल सेल्स आते हैं ना। तो जब चार्जिंग हो रही होती है तब क्या होता है बच्चों, तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो हमें सेल दे रहा है, लेकिन उस केस में हमें सेल को देना पड़ता है ना एक्सटर्नल सर्किट से। आप जब चार्जिंग कर रहे हो किसी भी सेल की, तो आप अपने जो मेन स्विच है घर में उसमें लगा रहे हो, दीवार में जो पिन बना हुआ है उसमें लगा रहे हो, तो वहां से जो हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हम इस सेल के दोनों टर्मिनल्स में लगा देते हैं, तो ये सेल चार्ज होता है। सो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें देना होगा सेल को, वो होना चाहिए E प्लस आई आर। ई माइनस आई आर की बजाय वो क्या होना चाहिए, E प्लस आई आर। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमने सेल को चार्ज करना है। जैसे सेल का यहां पे हमने एग्जांपल लिया ना कि भैया 10 जूल के लिए, 10 वोल्ट के लिए वो डिजाइंड है, लेकिन 0.5 तो खर्च ही हो जाना है। तो अगर वो 10 के लिए डिजाइंड है और तुम उसको चार्जिंग के दौरान 10 ही दे रहे हो, तो 0.5 तो उस पर अपने ऊपर खर्च कर लेगा, तो वो चार्ज 9.5 ही होगा, जबकि वो 10 के लिए डिजाइंड था। तो उसको तुम कितना दोगे, जितना उसने चार्ज होना है प्लस एक्स्ट्रा जो खर्च होना है। अगर तुम उसको 10 ही दे रहे हो तो सेल कहेगा भैया 0.5 तो खर्च ही हो रहा है हमारा, तो हमें अगर 10 चाहिए तो 10 से ज्यादा दो, तभी हम 10 से चार्ज हो पाएंगे। अगर मुझे दौड़ने के लिए मुझे पता है कि 100 जूल एनर्जी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाऊंगा जिससे 100 जूल एनर्जी मिले, मैं ऐसी खाऊंगा जिससे 110 जूल एनर्जी मिले, ताकि 10 मेरे अंदर खर्च हो जाए और 100 मेरे पास फिर भी बचे। सो ड्यूरिंग चार्जिंग ये इक्वेशन आपकी माइनस की बजाय क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। समझ में आई बात? ओके। सो चलो ग्राफ्स करते हैं अब इसके। सो ग्राफ नंबर 1, पहला ग्राफ है बच्चों E वर्सेस R, यानी कि जो EMF है सेल का, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R हमने अप्लाई किया है कि उससे कैसे रिलेशन है। ये रहा R, ये रहा EMF। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, EMF ऑफ द सर्किट इज दैट वैल्यू जितने के लिए वो डिजाइंड किया गया है ना। वो इस बात पे तो डिपेंड नहीं करेगी कि उसको हम किस सर्किट में यूज कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं, वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। सो दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। और अगर वो उस पर डिपेंड नहीं करता है तो उसका ग्राफ आएगा ऐसा, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ठीक, दूसरा ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ 2 इज V वर्सेस R ग्राफ। मतलब कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, देखें वो R पे कैसे डिपेंड करेगा। पहले तो इनमें रिलेशन निकालो, V इक्वल टू आई आर।
आई क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। अच्छा, अब अगर तुमने V और R का ग्राफ बनाना है तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर तो हम लोग फंस गए, क्यों? क्योंकि ये न्यूमिनेटर में भी आ रहा है R और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर हम नीचे ले जाएं, भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना? ये 1 अपॉन आर है, तो उल्टा होकर यही आर तो यहां पहुंच जाएगा, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया। ये हमारे पास रिलेशन एक बचेगा। ये ग्राफ बनाने के लिए आप उस हर जगह पर कर सकते हो जहां पर कि आपका जो वेरिएबल है वो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो ये क्या बनेगा, v देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, है ना, तब हम ग्राफ बनाएंगे। यहां से हमको क्या वैल्यूज पता लग रही है बच्चों? यहां से हमको वैल्यू पता लग रही है, मान लो r है ही नहीं, मान लो r 0 है ना? अगर r 0 है, r अपॉन 0 इज इंफिनिटी, e अपॉन इंफिनिटी, तो v भी क्या होगा, 0। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ले लेते हैं कि जो r है वो मान लो स्मॉल r के बराबर है, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, तो r बाय आर, v तब जाके हो जाएगा e बाय 2, और बढ़ते बढ़ते r की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। सो व्हेन इट इज इन्फिनिटी, r अपॉन इन्फिनिटी 0, तो v इक्वल टू क्या आएगा, e। यानी कि जब r इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब r 0 है तो v 0 है, और जब r इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो v e को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच ही कर सकता है, क्योंकि r इन्फिनिटी ग्राफ में हम दिखा तो नहीं सकते कि r इन्फिनिटी कहां है, तो v e के बराबर ग्राफ में तो होगा ही नहीं कहीं, मतलब एक्चुअल में होगा ही नहीं। इस तरह के ग्रोथ को या वेरिएशन को एक्सपोनेंशियल वेरिएशन बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम नहीं जाएंगे फिलहाल। तो v और r का ग्राफ जो है, ये वाला पॉइंट है, यहां पे मान लो ये ई का, तो आपका ये जो ग्राफ है यहां से अगर शुरू होकर स्ट्रेट लाइन होगा तो कहीं ना कहीं पे तो ई को पकड़ लेगा, पर ई को तो वो नहीं पकड़ रहा है। और अगर ये ऐसा पैराबोला होगा तो भी ई को पकड़ लेगा, तो इसका मतलब है ये ग्राफ है ऐसा। ऐसे केस में जो शेप आती है बच्चों ग्राफ की, वो ऐसी ही आती है। यहां पे आपने टच नहीं करना है इसको, ठीक है। यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसके लिए यहां पर अगर एक पॉइंट आपको मिलेगा, ये एक मिनट, ये है ना e बाय 2, तो e बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होगी ये होगी स्मॉल r, दिस इज e बाय 2। ठीक, समझ गए? तो एक तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। नाउ ग्राफ 3, ग्राफ 3 v वर्सेस i ग्राफ, v वर्सेस i ग्राफ क्या होगा, V वर्सेस I, ओम्स लॉ मत लगा देना यहाँ पे, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस द करंट। ठीक, इक्वेशन से आएगा ये इक्वेशन, ये जो आएगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर है हमारी इक्वेशन। ठीक, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये वाली वैल्यूज मैं मिटा देता हूं अब, है ना, जगह बनाए थोड़ी सी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से, तो बताओ y में क्या है, v, यानी कि ये हमारा y है, ये जो है ये y है, y इस तरफ होना चाहिए, बिल्कुल सही जगह पर है। mx, x क्या है, i, तो ये है हमारा x। तो इसको, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा v इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, है ना, v इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, यानी स्लोप क्या हो गई, स्लोप हो गई माइनस आई, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया e, तो स्लोप है नेगेटिव और y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, ज्यादा नहीं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो बनेगा इस तरह। ठीक, मान लो ये जो पॉइंट्स हैं ये P और Q हैं, मान लो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। अब यहां पर देखो एट P पॉइंट की क्या खास बात है, एट पॉइंट P I 0 है,
आई अगर मैं यहां 0 पुट कर देता हूं तो V इक्वल टू क्या आएगा E, यानी कि ग्राफ में इस पॉइंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, जिस सेल के लिए भी ये ग्राफ आपको दिया है V वर्सेस I, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेल की EMF होगी। और एट Q पॉइंट की क्या खास बात है, Q पॉइंट पे V0 हो जाएगा, V0 हो जाएगा तो यहां पर V को 0 डाल दूं मैं, तो E इक्वल टू आई आर आएगा। तो R क्या हो जाएगा, E बाय I। I कहां पर, जो Q पॉइंट पर है, और E क्या है, E क्या है, E है ये जो V है P पॉइंट पे। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हो, V एट पॉइंट P अपॉन I एट पॉइंट Q। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। करके दिखाएं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का जो आया हुआ है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, ये ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ऐसा ही ग्राफ है V वर्सेस I वाला। इसमें क्या बोला है, फाइंड द EMF ऑफ सेल, और दो पार्ट और हैं, चलो शुरू करें इसको। सबसे पहला पार्ट, फाइंड द EMF ऑफ अ सेल। तो बच्चों V वाला पॉइंट यहां पे जहां टच करता है, जहां पर I 0 होता है, दैट वैल्यू इज द EMF ऑफ द सेल। सो EMF ऑफ द सेल इज, कहां टच कर रहा है ये, 1.6 पे, ये तो टच कर रहा है। कभी कभी होता है कि छोटा ग्राफ दिया होता है तो आप उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहां पे देखोगे ग्राफ में कि वो कहां टच कर रहा है, वो वैल्यू होगी सेल के EMF की। नंबर 2, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल। तो ये करंट है, ये करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। सो I max इज व्हाट, 0.28 एम्पियर में है यहां पे लिखा। नंबर 3, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल नहीं, ऑफ द सेल, मतलब ये वाला जो सेल है जिसका ये ग्राफ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, V एट P अपॉन I एट Q, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया दिस वैल्यू 1.6 बाय दिस वैल्यू 0.28। इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, 16 इंटू 100 अपॉन 28 इंटू 10, 160 बाय 28 का आधा, 80 बाय 14 का आधा, 40 बाय 7, 5.7 ओम। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये वाला आपको पूरा फंडा जो है वो याद रखना है, ठीक। और इससे पहले जो इक्वेशंस कराई थी उस पे सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, आर का आपको फॉर्मूला बता दिया था, उसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। वो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, उस पर आपको याद रखनी है बात, उस पर बेस्ड आप कर लोगे। मेन यहां पर दिक्कत आती है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। खूब पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।